एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं कंपनसेशन को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एचआरएम वाली हमारी प्लेलिस्ट अभी चल रही है। उसी में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कंपनसेशन। और एचआरएम वाली आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमने काफी कुछ कवर वहां पे कर लिया है। कंपनसेशन होता क्या है? कंपनसेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। और पारिश्रमिक यानी कि आपने जो काम किया उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है हम सिर्फ पैसे को ही काउंट करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, आपकी सैलरी भी आ जाएगी, अलाउंस, बेनिफिट, सर्विसेज वगैरह सब कुछ जो आपको आपके वर्क के रिटर्न में मिला है। ओके, सो ये होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो इंक्लूड करती है एवरीथिंग, जो कि ये क्या करती है, सब कुछ इंक्लूड करेगी जो कि एक एम्प्लॉय को रिसीव होता है अपने काम के बदले, इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, such as wages, salaries, allowance, benefits and services. Okay, ठीक है। अब हम कई सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि कंपनसेशन इंक्लूड करता है डायरेक्ट कैश पेमेंट, इसमें डायरेक्ट पेमेंट भी आता है तो इनडायरेक्ट पेमेंट भी आता है इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, इंसेंटिव जो कि मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को हायर लेवल पे प्रोडक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि जो भी इंसेंटिव्स होते हैं या जो भी मोटिवेशंस होते हैं या जो भी पेमेंट उसको मिलता है, वो सब काउंट हो जाता है कंपनसेशन में। डेल योडलर ने बताया कंपनसेशन इज पेइंग पीपल फॉर वर्क। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसके बदले जो आपको पे किया जा रहा है वही कंपनसेशन है। किथ डेविस ने बताया कि कंपनसेशन इज व्हाट जो एम्प्लॉय रिसीव करते हैं किस एक्सचेंज में, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में किया है उसके बदले जो एम्प्लॉय को रिसीव होता है वो कंपनसेशन होता है। एडविन बी फ्लिपो ने बोला है कि फंक्शन कंपनसेशन क्या है, डिफाइनिंग करता है एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ओवरऑल देखेंगे कंपनसेशन क्या होता है, समथिंग इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, किसी चीज के बदले में कुछ आपको अगर प्राप्त हो रहा है तो वो कंपनसेशन होता है। ठीक है, समथिंग इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स, ये एसेंशियल कंसिडरेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसीजन का। ठीक है, एम्प्लॉयज होते हैं इसमें रिगार्ड अ पे पैकेज टू बी फेयर इफ इट्स मीट्स बेसिक लिविंग नीड्स व्हाइल आल्सो सेविंग सम मनी फॉर पॉसिबली फॉर रिटायरमेंट एंड रिक्रिएशन। ठीक है, एम्प्लॉय को एक पैकेज मिलता है जो कि फेयर होता है, जो उसमें उसकी बेसिक लिविंग नीड्स मिलती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ सेविंग मनी जैसे कि रिटायरमेंट एंड रिक्रिएशन के लिए कुछ मनी, ये सब इंक्लूड होता है। एचआरएम डिटरमाइन करता है रिम्यूनरेशन को काफी सारी स्ट्रेटेजी, जॉब इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है उसको, उसके बेसिस पे उनके टेक्निक्स के थ्रू पे हम उनकी जो वैल्यू होती है एक एम्प्लॉय की, या फिर हम बोल सकते हैं एम्प्लॉय का वेजेस कंपनसेशन काउंट करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए जॉब इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज लिया जाता है। कंपनसेशन क्या है, डिस्क्राइब करता है मनी रिसीव होती है हमें इन एक्सचेंज, जो हमने जो की काम किया, जो लेबर परफॉर्म की। ठीक है, जो भी हमने अपना 100% दिया, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बदले जो हमें मनी रिसीव हुई, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कंपनसेशन कहलाता है। अब जरूरी मनी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि हमने बात की ना इंसेंटिव्स वगैरह, जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनसेशन का, कंपनसेशन का ऑब्जेक्टिव है कि इससे क्या होता है, हमारी जो इक्विटी होती है वो इंश्योर होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता चल जाता है ना किसको कितना मिल रहा है, आप कितने इक्वली आपको पे किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, आपके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कवर किया जाता है। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग इनइक्विटीज को रिड्यूस करने के लिए आपको इनकम दी जाती है। ठीक है, इसमें रेज किया जाता है वेजेस ऑफ द लोएस्ट पेड एम्प्लॉय, प्रोटेक्टिंग रियल वेजेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल एफर्ट्स। आपको पता चल जाएगा आप सब सेम काम कर रहे हैं तो आपको सेम सैलरी मिलेगी। ठीक है, इंटरनल इक्विटी रिक्वायर क्या करती है कि रिम्यूनरेशन जो भी हो वो आपके जो आप वर्क कर रहे हैं उसके वर्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, कंपेरेबल पे इज गारंटीड फॉर सिमिलर टास्क, यानी कि जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिलना चाहिए, जितना आप वर्क कर रहे हो। आज जैसे आप 100% दे रहे हो तो आपको उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई कम काम कर रहा है उसको भी इतनी सैलरी मिल रही है तो फिर वो इक्विटी नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए कंपनसेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको इक्विटेबल सैलरीज दी जाए और आप
इक्विटी रहे सारे एम्प्लॉयज के बीच में। और इससे सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इनहांस करना एफिशिएंसी को। वो कैसे होती है कि अटेम्प्ट टू लिंक अ पोर्शन ऑफ सैलरी टू प्रोडक्शन और प्रॉफिट, ग्रुप और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, स्किल्स एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या काम करता है, लिंक करने का काम करता है। किस चीज को, सैलरी को प्रोडक्शन से, ठीक है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से, आप सैलरी को आप स्किल से जोड़ रहे हो, ठीक है, उसकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ रहे हो। सो प्रिपरेशन फॉर एफिशिएंसी आर इक्विटेबल इफ दे अप्रोप्रिएटली रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। यानी कि आप जितना दे रहे हो, ठीक है, आपको उसके बदले रिवॉर्ड परफॉर्मेंस मिल रहे हैं, तो फिर आपकी एफिशिएंसी इन्हांस्ड होगी। जैसे कि आपको अगर अच्छा काम करने पे ज्यादा मिलेगा तो आप अच्छे से काम करोगे, और आप परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो बस यही बात यहाँ पे की हुई है कि आप जितना अच्छा काम करोगे उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और आपको उसके बदले उतना ही अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड परफॉर्मेंस दिया जाएगा। और अगर आप इनइक्विटेबल होंगे तो इंसेंटिव अनफेयर होगा। ठीक है, इसलिए इक्विटेबल होने वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया गया है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। वो कैसे होगी कि एन एक्सेसिवली हाई मिनिमम वेजेस वुड हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयड नंबर। जो हम देखते हैं ना कि मिनिमम जो वेजेस वाली चीज होती है, हाई मिनिमम वाली, ठीक है, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती है एम्प्लॉयमेंट नंबर पे। और जो लो इन्फ्लेशन होता है वो कंट्रीब्यूट करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। सो टू ऑफ द मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर कंपनसेशन एंड कंपनसेशन पॉलिसीज। सो हमने ये पढ़ा कि जो लो इन्फ्लेशन होता है वो क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी होती है उस पर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो फैक्टर क्या होते हैं, कंपनसेशन एंड कंपनसेशन पॉलिसी। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बैलेंस करने में और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को अलोकेट करना उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रिलेट करता है आइडिया कौन सा, लेबर एम्प्लॉय लिविंग अ पोजीशन फॉर अ नेट बेनिफिट। कई बार क्या होता है कि कई जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी वो इस रीजन से किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं या अपनी पोस्ट को छोड़ देते हैं कि मुझे तो अपना यहाँ पे इतना बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, दिस माइग्रेशन कुड बी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि वो दूसरी जगह जा सकते हैं, आउटसाइड और एंटरप्राइज भी जा सकते हैं, और टू लोकेशन पे। एम्प्लॉयर एवेलुएट स्टाफ एट्रीब्यूशन वाइल एम्प्लॉयज कंसिडर नेट गेन। इसमें बस वही बात की कि जिसकी जितनी एफिशिएंसी, जो इतना अच्छे से काम कर रहा है वो अलोकेट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन वाली बात कही गई। ठीक है, एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये अट्रैक्ट करता है कॉम्पिटेंट पर्सनल को। ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल रही है, अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इससे बिल्कुल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनका ध्यान ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कंपटीशन में आप आगे बढ़ेंगे, बाकी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है या स्किल वाले कैंडिडेट्स होंगे वो कॉम्पिटिटिव सैलरी, अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अट्रैक्ट होंगे, तो ये बेनिफिट होगा। ये कंप्लाई करता है रेगुलेशन के साथ में, यानी कि अगर आप गुड वेजेस एंड सैलरी सिस्टम लेके चल रहे हो, ठीक है, इनटू अकाउंट द लीगल चैलेंजेस, इससे क्या होगा, ये इम्पोज करेगा गवर्नमेंट एंड गारंटीज को जो फर्म फॉलो कर रही है, अपने लॉ को फॉलो कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन वगैरह जो भी है आप फॉलो कर रहे हो, और इसलिए आपको कोई भी रेगुलेशन से रिलेटेड इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे क्या हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। कंपनसेशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, असिस्ट करता है फर्म को ऑब्टेनिंग करने में और रिटेन करने में एम्प्लॉयज को फेयर कॉस्ट पे। आप अगर फेयर कॉस्ट पे किसी एम्प्लॉय को रख रहे हो तो वो हेल्प करेगा ही फर्म को, और कंपनसेशन सिस्टम यही करने में हेल्प करता है। Enhancing administrative efficiency. A well-designed good wages and salary scheme aids in the efficient management of HR इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि अगर आप गुड वेजेस एंड सैलरी स्कीम्स दे रहे हो तो इससे क्या होगा, आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी एफिशिएंट होगा, फैसिलिटेट होगी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि आप सब तरफ से क्लियर है, आपकी सैलरीज क्लियर है, बात सब कुछ चीजें, अगर आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट क्लियर है, अंडरस्टेबल है, तो आपके जो एम्प्लॉयज है उन्हें पे कोई इशू नहीं होगा, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, आप रिटेन कर पाओगे अपने एम्प्लॉयज को। जो नहीं एम्प्लॉयज व्हेन पे लेवल डू नॉट मीट एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन एट्रीब्यूट में राइज,
आप अगर अच्छा कंपनसेशन रखोगे तो चला गया था अब वो बिल्कुल आ जाएगा वापस। ये मोटिवेट करता है डिजायरेबल बिहेवियर के लिए, यानी कि कंपनसेशन क्या कर रहा है, किस चीज को प्रमोट कर रहा है, ऐसे बिहेवियर को, ऐसे डिजायर्ड बिहेवियर को एम्प्लॉय से, जो कि आपको आपके इंसेंटिव यानी कि आपकी सैलरीज या फिर आपके जो भी पर्क्स है, ठीक है, उनको बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ये प्रमोट ही तो कर रहा है एक डिजायर्ड बिहेवियर को एम्प्लॉय से, जो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। ठीक है, इसी के साथ में रिटेनिंग टैलेंट, ये क्या करता है, टैलेंट को रिटेन करता है। इसमें कंपनसेशन क्या करता है, हेल्प करता है कम्पिटिटिव एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। इसी के साथ में सेल्फ अश्योरेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन को, प्रमोट होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, पे स्ट्रक्चर ऑफर किया जाता है एम्प्लॉय को, इससे क्या होगा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट होगी, एडमिनिस्टर पे इक्विटेबल होगा, कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है, इंश्योर होगी अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट की, अगर आप अच्छा कंपनसेशन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देख के कर रहे हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स भी देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनसेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कई काफी ऑर्गेनाइजेशन में मेन इशू क्या होता है जो कि सब लोग फेस करते हैं, कि एस्टेब्लिश करना फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन सिस्टम को। ठीक है, और इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनसेशन को। ठीक है, सो एम्फेसिस ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी ऑन हायर पे टू ऑफसेट देयर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्राइस दे डिमांड इन अ कम्पिटिटिव जॉब मार्केट। एक कॉमन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज कंपनसेशन ओपिनियन बिटवीन, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में क्या होता है, उनके ओपिनियंस में डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी एक रीजन हो जाता है कंपनसेशन के लिए। बाकी अभी हम देखते हैं, फैक्टर्स पे आते हैं डायरेक्ट। न्यूमरस एलिमेंट्स है जो कि इम्पेक्ट करते हैं इनको। सबसे पहले तो लेबर सप्लाई एंड डिमांड, अगर वेजेस की रेट ही ज्यादा है, ठीक है, व्हेन लेबर डिमांड एक्सीड सप्लाई एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि वेजेस की रेट बढ़ गई, किसी की चीज होती है ना कि जैसे हर चीज की लेबर की भी, जो लेबर्स होते हैं उनकी भी क्या होता है, सैलरी या रेट वगैरह फिक्स होती है, अगर वो ही इंक्रीज हो गई तो वो तो डिमांड करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, डिमांड एक्सीड करेगी सप्लाई से, वाइस वर्सा। ठीक है, एबिलिटी टू पे रेफर टू एम्प्लॉयज फाइनेंशियल सिचुएशन, विलिंगनेस टू पे द एम्प्लॉय। अगर आपकी एबिलिटी नहीं है, आपकी इतनी फाइनेंशियली सिचुएशन ही नहीं है कि आप एम्प्लॉय को पे नहीं कर सकते, तो फिर कंपनसेशन सिस्टम में इक्विटेबिलिटी वाली चीज इंपैक्ट करेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि वेजेस रेटेस क्या होती है, चेंजेस होती रहती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के तौर पे। ठीक है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है तो वेजेस और सैलरी भी हाई होगी। कोई किसी का रहने का तरीका अलग है, किसी का कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंडेक्स अलग है, तो फिर इक्विटेबल जो कंपनसेशन होता है वो फॉलो करना एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी होती है, ठीक है, वो चीज भी आएगी। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर आएंगे, यानी कि जो पीपल फील क्या करते हैं कि हम इक्वल वर्क कर रहे हैं, शुड कैरी इक्वल वैल्यू एंड वेजेस शुड बी कमेंसरेट विद देयर एफर्ट्स, यानी कि वो चाहते हैं कि हम जब इक्वल जैसा काम कर रहे हैं हमें वैसा ही तो वेजेस और वैल्यू मिलनी चाहिए, तो बस जितना हम एफर्ट्स कर रहे हैं उतना हमें पैसा मिलना चाहिए, और वो सोचते हैं हम एफर्ट ज्यादा कर रहे हैं बट हमें सैलरी कम मिल रही है। साइकोलॉजी आपकी और सोशल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। स्किल्स लेवल जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो भी करेगी, जैसे कि हम देखते हैं कि स्किल्ड वो एम्प्लॉयज या वर्कर्स होते हैं वो शॉर्टेज होती है। ठीक है, देखा ही जाता है, बिल्कुल हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और काफी कम लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं। ठीक है, सो वेजेस लेवल हैव टू कीप अप टू मीट द नीड्स ऑफ, तो हम वो चीज नहीं रख सकते कि आप हर किसी को इक्विटी के तौर पे आप सबको इक्विटेबल कंपनसेशन दें। ठीक है, सो the wages level have to keep up to meet the needs of the industry need to achieve workforce। एम्प्लॉय का यूनियन होता है जो, यानी कि वेजेस लेवल क्या करता है, ट्रेड यूनियन जो होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होते हैं, ये भी तो कंपनसेशन को इन्फ्लुएंस करते ही हैं। इनकी कई बार क्या डिमांड होती है, कभी क्या चाहते हैं, तो ये सब फैक्टर्स बीच बीच में आ जाते हैं। एक होता है नेचर एंड वर्थ ऑफ द जॉब, यानी कि आपकी जॉब की वर्थ क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस पे लेवल है वो आपकी वैल्यू
आपकी जॉब की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो वेजेस एंड इनकम्स क्या होता है, ग्रेटर होते हैं इन वोकेशन दैट नीड मेंटल स्ट्रेंथ, जॉब विद अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन दैट रिक्वायर इनोवेशन एंड टेक्निकल जॉब। अगर आपकी जॉब की वर्थ ही इतनी ज्यादा नहीं है तो आपको लिए फिर वो कंपनसेशन इक्विटेबल रखना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें बोला भी गया है कि जो वेजेस और इनकम है वो ग्रेटर होती है इन वोकेशन, यानी कि इसमें मेंटल स्ट्रेंथ, जॉब के साथ में कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। और पोजीशन है तो उसके लिए क्या है, हमें चाहिए इनोवेशन, चाहिए टेक्निकल जॉब्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें भी इन्फ्लुएंस करती है। Next one is organization strategy and attitude. An organization's pay approach is heavily influenced by business strategy. जो organization का पे स्केल होता है वो जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। सो कंपनी दैट इम्प्लीमेंट अ डिफेंसिव अप्रोच फॉर एग्जांपल विल मेंटेन सैलरी लेवल्स दैट आर एवरेज और लोअर देन मार्केट स्टैंडर्ड। यानी कि आप ऐसे सैलरी लेवल को लेके चल रहे हो जो कि मार्केट स्टैंडर्ड से एवरेज और लोअर है, ठीक है। तो वो फिर चलेगी नहीं ना, वो पे स्केल के लिए फिर काफी इन्फ्लुएंस करेगा। एक लास्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या, तो आपका कंपनसेशन डिसीजन किससे इन्फ्लुएंस होता है। एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, जैसे कि मान लीजिए आपकी मैनेजमेंट की फिलोसॉफी कैसी है, रिम्यूनरेशन जो आपने प्लान किया गया है वो यूज्ड बाय एंटरप्राइज इन सेम इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्रीज को देख के आपने ये फॉलो किया है, आपका कंपनसेशन का मैनर क्या, इक्विलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आज तो हमने बेसिकली पढ़ लिया है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो आज की क्लास को हम यही स्टॉप करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।